guys, and welcome back to our channel Sir IAS। तो यहाँ हम अपनी जीसी लियोन ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है क्लाइमेट। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे ताकि आराम से आपका भी इजीली हो जाए, बहुत लंबी वीडियो ना बने। तो ये पार्ट 1 उसका है। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कुछ बातें हम सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। बहुत ही बेसिक से चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो हम जानते हैं एटमॉस्फेयर किससे बनी है। बहुत ही बेसिक बात है, गैसेस से बनी हुई है और वेपर से बनी है एटमॉस्फेयर। और क्या पाती है ये, जो सन है हमारा, सन से सोलर एनर्जी जो है वो पाती है सन से। और इन सब की वजह से ही क्या होता है, गैसेस हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, वेपर्स हो गई, इन सबको मिला के जो है वो एक क्लाइमेट बनती है। क्लाइमेट आप जानते हो सालों साल, एक 25 से 30 साल जो वेदर का एवरेज है उसको निकाल के बनाते हैं क्लाइमेट। तो हमने ये वेदर और वाले चैप्टर में यहाँ पे हमने डिस्कस भी करी थी सारी बातें। तो देखिए हम लोग जो हैं एक्चुअली हम लोग कहाँ रहते हैं, है ना। ये जो इतनी इनडेफिनेट लेयर है ऊपर तक गई है, एग्जॉस्ट फिर उसके ऊपर इतनी ऊपर तक गई है। तो अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग यहाँ एकदम सबसे नीचे रहते हैं, है ना, और ये बॉटम में रहते हैं। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे हवा सबसे ज़्यादा डेंस होती है, सबसे ज़्यादा भारी होती है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना बच्चों, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे एयर पतली होने लग जाती है ना, थिन होने लग जाती है। और यहाँ पे ये भी अभी बात हम लोग को खैर नहीं पता है कि एग्जॉस्फेयर के बाद कहाँ एटमॉस्फेयर आखिरकार एंड कहाँ करी गई है, कहाँ हुई है ये हमारी एटमॉस्फेयर एंड, ये सब तो नहीं पता। लेकिन हाँ इतना पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पतली मतलब ये थिन होती रहेगी। अभी यहाँ पे बहुत डेंस है जहाँ पे हम रहते हैं, तो हम लोग बेसिक से यहाँ पे जो है रहते हैं सबसे नीचे। अब देखिए जो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे लोएस्ट लेयर के बारे में। तो सबसे लोएस्ट लेयर जिसमें वेदर जो है वो होती है, यहाँ पे इसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर हम लोग ये कहते हैं। और यहाँ में सारे फिनोमिनास देखने को मिलते हैं। और बहुत ही बेसिक बातें और आपको बताऊंगी, जैसे जो हमारा लोअर पार्ट है एटमॉस्फेयर का, है ना, इसमें आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, गैसेस मिलेंगी। जैसे कि आप बचपन से ही पढ़ रहे हो कि 78% हमारे पास नाइट्रोजन है, 21% हमारे पास ऑक्सीजन है, 0.03% जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। और कुछ गैसेस हमारे बहुत ही स्मॉल परसेंटेज जो बचा उसमें हमारी आर्गन, हीलियम, है ना, कुछ दूसरी रेयर गैसेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही आप जानते हो कि यहाँ पे वाटर भी आपको मिलेगा, है ना, वाटर वेपर के फॉर्म में, एक लिक्विड में के फॉर्म में देखें तो आपको रेन भी होती है, बारिश होती है, क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं ना, स्लीट हो गया। या सॉलिड के फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो आपको स्नो, हेल स्टॉर्म, है ना, ओले वगैरह गिरते हैं, बर्फबारी होती है ना। और अगर सॉलिड पार्टिकल्स के बारे में बताऊं तो आपको स्मोक मिलेगी, डस्ट मिलेगी। तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिलेंगे, है ना। तो ये सब हमने बेसिक सी बेसिक बात करी। अब देखिए यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, ये तो हमने ट्रोपोस्फेयर लेयर की बात करी, है ना। अब इसके ऊपर देखिए यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है ना। ये सब तो बातें सबको पता है, लेकिन तब भी यहाँ बेसिक से बात करेंगे तो थोड़ा सही से क्लियर होगा। आप कह सकते हो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होगी, अपर है, अपर लेयर है उसकी, और ये आपकी अगले 50 माइल्स तक रहती है या उससे ज्यादा आप कह सकते हो, है ना। और ये बहुत ठंडी नहीं होती, बहुत ठंडी नहीं होती, बट यहाँ पे बादल आपको देखने को, यहाँ पर क्लाउड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्लाउडलेस होती है ना। बहुत ही एयर भी बहुत थिन होती है, बिना किसी डस्ट के, बिना किसी स्मोक के, या फिर वाटर वेपर नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या बात करी कि ज्यादातर जो फिनोमिना है वो आपको यहीं पे ही मिल जाएगा, सब ट्रोपोस्फेयर में ही मेनली होता है ना। बट यहाँ पे कुछ सीजनल टेम्परेचर के चेंजेस आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, थोड़े बहुत टेम्परेचर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो आती है वो आती है आयोनोस्फेयर, है ना। इस जगह पे जो है यहाँ पे आयोनोस्फेयर आती है। तो आयोनोस्फेयर भी कुछ 100 माइल्स तक ऊपर जाती है। अब आयोनोस्फेयर में क्या होता है, आयंस, है ना, आयंस क्या पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं ना। तो आयंस का क्या होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लेयर है ना, कि शॉर्ट रेडियो वेव ये जो है ट्रांसमिट करती है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जो शॉर्ट आपको रेडियो वेव्स वगैरह जाती हैं ये आयनोस्फेयर से ही होके जाती हैं,
है ना। अभी आप देख रहे हो जो अभी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं, है ना, अपर स्ट्रेटम एटमॉस्फेयर के, या बलून्स वगैरह जिनको यूज करते हैं, है ना, अर्थ में ट्रांसमिट बैक करने के लिए, तो सारी वैल्यूएबल जो एटमॉस्फेयर है, कंडीशंस हैं, ये यहाँ पे इसी से ही, मतलब एटमॉस्फेयर से ही हम कर पाते हैं ना। उसके बाद तो फिर और है मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो ये सारी यहाँ पे लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी। अब हम आगे बात करें तो आइसोलेशन की बात, सॉरी, इंसोलेशन की बात करेंगे। इंसोलेशन, तो आप जानते हो कि एक लौता जो सोर्स है हमारे एनर्जी का, वो कौन है? हमारा प्यारा सन, सूरज देवता जी, है ना। इनका सरफेस टेम्परेचर आप जानो तो भाई जानते हो, करीब कहते हैं 10,800 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, काफी ज्यादा है। और यहाँ पे इनकी एनर्जी जो है वो बहुत दूर तक ट्रैवल भी करती है, कहते हैं कि भाई 93 मिलियन माइल्स तक ट्रैवल करती है, बहुत लंबी एनर्जी इनकी जाती है ना। और हम तक पहुंचती है एज सोलर एनर्जी। हम लोग क्या कहते हैं, सन से जो एनर्जी पाते हैं हम उसको सोलर एनर्जी तो बोलते हैं ना बच्चों। तो सोलर एनर्जी हम लोग इसको कहते हैं, या फिर रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, हम इसको देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसे हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं, है ना, इंसोलेशन। तो ये रेडिएशन जो कि सन करता है 3 पार्ट में करता है, ये रेडिएशन जो हो रहा है वो 3 पार्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे तीनों पार्ट अगर मैं बताऊं तो विजिबल लाइट जो हमें दिखती है, वाइट लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग देख सकते हैं जब सन चमक रहा होता है, शाइन कर रहा होता है, तो यहाँ पे वाइट लाइट है, एकदम विजिबल जो लाइट दिख रही है हमको। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो उसके बाद लेस विजिबल लाइट होती है, थोड़ी अल्ट्रा वायलेट राइज या फिर इंफ्रारेड रेज जो होती हैं, ठीक है। तो 3 तरह की चीजें हो गई यहाँ पे, अल्ट्रा वायलेट, व्हाइट लाइट और आपकी इंफ्रारेड। तो अब देखिए जो विजिबल है, जो देख सकते हैं हम, जो व्हाइट लाइट जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा इंटेंस होती है, ज्यादा जो है वो तेज होती है, और इसका क्लाइमेट के ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब देखो समझो, जो ये ऊपर से जो धूप आ रही है, अगर हम कहें कि ये जो लाइट आ रही है, तो गर्मी अगर आपको दिखेगी यार गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उसी कहेंगे क्या धूप आज बहुत तेज है यार, इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा है ना। तो इसका काफी ज्यादा असर होता है। अब व्हाइट लाइट का आप समझ रहे हैं ना कि व्हाइट लाइट का कितना ज्यादा असर होता है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी स्किन को अफेक्ट कर देती हैं, जो कि हम सुन ही रहे हैं, हार्मफुल होती हैं, सनबर्न कर देती हैं, स्किन जला देती हैं, है ना। अगर बहुत टाइम तक अगर आप बहुत टाइम तक सन में खड़े हुए हो तो ऐसा आपके साथ होगा। और उसके बाद तीसरी है इंफ्रारेड रेज। तो इंफ्रारेड जो होती हैं उसमें क्या होता है कि इनको जो है ये आपका डस्ट के अंदर तक घुस सकती हैं, फॉग के अंदर, मतलब कोहरे में भी आ सकती हैं, और काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफी के लिए यूज़ करी जाती हैं। और सिर्फ उस पार्ट जो सन का जो रेडिएशन होता है, सिर्फ उसका वही पार्ट यूज़ करा जाता है, मतलब यही ओनली दैट पार्ट ऑफ सन्स रेडिएशन विच रीचेस द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। अब ये समझिएगा, सन का वही पार्ट जो कि हमारे अर्थ तक पहुंच पाता है ना, सिर्फ उसी को ही हम यहाँ पे इंसोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसोलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ समझने वाली है कि जो टोटल रेडिएशन हम तक आता है वो 35% तो जो है, इसमें समझिएगा 35% जो है वो एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, और डायरेक्टली जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है जो है स्पेस में, डस्ट के द्वारा, क्लाउड्स के द्वारा, एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, है ना। तो क्या होता है, मतलब यहाँ पहुंचा और खट से तुरंत जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, वापस चला गया स्पेस में, है ना। ये काफी जरूरी भी है, क्योंकि भैया नहीं तो फिर बहुत ज्यादा अर्थ गर्म हो जाएगा, है ना। और ये कह सकते हो कि जो है प्रैक्टिकली अगर बात करें तो इसका कोई भी ये गर्म नहीं करता अर्थ को, है ना। बाकी जो बचा 14% ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर वेपर, समझ रहे हैं। ये हमारे जो वाटर वेपर्स हैं वो 14% एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब इसका जो अगर आप कहो जो एयर जो कि इधर उधर फैल गई या फिर एक जगह इकट्ठा हो गई या जो भी हुआ, है ना, विजिबल रेज के फॉर्म में, स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे बढ़ जाती है अल्ट्रा वायलेट रेज में और इंफ्रारेड रेज में, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लू स्काई आपको देखने को मिलती है, नीला आसमान जो आपको देखने को मिलता है। अब बाकी जो बचा 51% ये अर्थ तक पहुंचता है ना, मतलब समझ रहे हैं, सारा तो इधर उधर हो जाता है, बाकी 51%, 51% जो होता है वो हमारे अर्थ तक आता है, और हमारे सरफेस को, अर्थ के, ये सरफेस जो है अर्थ का, इसको यहाँ पे गर्म करता है। और इंटर्न जो अर्थ है वो गर्म हो जाता है उसके। अब जब अर्थ गर्म होगा तो उसके ऊपर की जो लेयर्स हैं बाबा, वो भी तो गर्म हो जाएंगी ना, ऊपर ही तो लेयर्स होती जा रही है ना, तो अब लेयर्स भी काफी गर्म हो जाती हैं,
है ना, और डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं, कंडक्शन वगैरह होता है और हीट वगैरह ट्रांसफर होती है। आप जानते हैं ना, जो आपकी गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, लाइट होती है, तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। अब मान लो अर्थ का सरफेस गर्म हुआ, तो जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उड़ी, तब ऊपर की तरफ उड़ेगी तो बाकी की सारी लेयर्स को भी तो वो गर्म कर देगी ना, तो ऐसा कुछ होता है। तो कन्वेक्शन करंट्स वगैरह भी चलते हैं। कन्वेक्शन करंट मतलब यहाँ पे ठंडी हवा नीचे बैठ सेटल डाउन करती है, फिर गर्म हवा ऊपर जाती है, फिर वो ठंडी होती है, फिर वो नीचे आती है ना, तो कन्वेक्शन करंट वगैरह प्रोसेस भी इसी से ही चलता है। तो जो रेडिएशन होता है हीट का अर्थ के द्वारा, ये चलता रहता है, नाइट में भी चलता है ना, ड्यूरिंग द नाइट, जब इंसुलेशन जो सन से उसको रिप्लेस नहीं करता तो वो चला करता है, और अर्थ सरफेस इसलिए ठंडा हो जाता है रात में। क्लियर है? तो ऐसी कुछ बातें हैं जो बेसिक बातें हैं। और कुछ बातें बताऊं तो देखिए, जो जमीन होती है वो भी गर्म हो जाती है ज्यादा क्विकली। देखिए क्या होता है कि लैंड और सी ब्रीज भी चलती है ना, ये भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार को, कि भाई ये मान लो सपोज करो कि ये एक सी है, ठीक है, और यहाँ से जो है वो लैंड शुरुआत है, तो लैंड और सी ब्रीज चलेगी ना, दिन में क्या होगा, दिन में पानी जो है वो देर में गर्म होगा, सी जो है वो देर में गर्म होगी, और लैंड फटाफट से गर्म हो जाएगी। तो यहाँ से जो ठंडी हवा है वो यहाँ की तरफ जाएगी, और जो लैंड की गर्म हवा है वो सी की तरफ आएगी, है ना। और जो रात का समय होता है उसमें पानी देर में ठंडा होता है, लैंड फटाफट ठंडी हो जाती है। तो रात में क्या होता है कि लैंड से ठंडी हवा जो है वो सी की तरफ जाती है, और सी से गर्म हवा जो है वो लैंड की तरफ आती है। तो ये लैंड और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट भी इसी वजह से यहाँ चला करता है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे क्या एलिमेंट्स होते हैं क्लाइमेट के, और क्या फैक्टर्स होते हैं उनको अफेक्ट जो करते हैं ना, क्लाइमेट जो है वो किस किस एलिमेंट से यहाँ अफेक्ट होती है और किस वजह से यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हैं। तो देखिए बहुत सारे आपके क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आप समझो एक टेम्परेचर है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, टेम्परेचर है और प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और विंड्स वगैरह हैं, है ना, बहुत ऐसे तो बहुत सारे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर मैं बताऊं तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूरे ही अर्थ में फैल जाते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका होता है। अब आगे बात करेंगे, सबसे पहले हम टेम्परेचर से शुरुआत करने जा रहे हैं, एक सेकेंड, है ना, टेम्परेचर से शुरुआत करने यहाँ पे जा रहे हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या है टेम्परेचर की, सबसे पहले हम ये बात जानेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है बाबा? तो देखो टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है, चेंज करता है जो भी वाटर वेपर का एक्चुअल अमाउंट प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, है ना, कि यहाँ पे ये डिसाइड करता है मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर। अब ये समझिए इसका मतलब क्या होता है मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर का। देखो हवा जो होती है ना, हवा में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो बाहर से जो वाटर वेपर्स हैं, मॉलिक्यूल्स उसके कितना एब्जॉर्व कर सकती है। अब जब वो पूरी तरह से सैचुरेट हो जाती है ना, मतलब पूरी तरह से जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है कि बस इससे ज्यादा मैं और ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर के नहीं एब्जॉर्व कर पाऊंगी, तो क्या होता क्या है कि वो शेड करती है अपना तुरंत ही अपने सारे वाटर वेपर को, और फिर बारिश हो जाती है ना। और अभी आप दिमाग लगाओ तो कैसे होता होगा। तो देखिए जो गर्मी के दिन होते हैं, बहुत गर्मी है, तो इसमें क्या होता है हवा के पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को अपने में कैरी करने की। तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी में यहाँ पे कैरी करती है, और बहुत टाइम के बाद ये शेड करती है तो बारिश होती है। वही जगह जो ठंडी हवा होती है उसके पास बेटा कम कैपेसिटी होती है कैरी करने की वाटर वेपर्स को, और इस चक्कर में क्या होता है वो बहुत जल्दी फिल हो जाती है और शेड करती है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि जब गर्मी ज्यादा है तो कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ गई, और जब गर्मी कम है या ठंडक है तो कैपेसिटी यहाँ पे कम हो गई। समझ रहे हो आप? तो पहली तरीके से तो इस तरह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये टेम्परेचर। दूसरी बात ये है ये डिसाइड करता है इवेपोरेशन का रेट या कंडेंसेशन का रेट, है ना। इसकी वजह से क्या है स्टेबिलिटी रहती है एटमॉस्फेयर में। अब समझो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो नदियों का पानी हो, सड़कों का पानी हो, कहीं गड्ढे में पानी भरा हो, वो फटाफट से जो है वो इवेपोरेट होगा ना। आप देखते हो कि अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर बहुत गर्मी पड़ रही है तो सड़क जितनी भी बार गीली हो जाए फटाफट से सूख जाएगी, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट हाई होगा। वही जगह अगर ठंडक है तो क्या होगा कि इवेपोरेशन का रेट कम होगा। तो इस वजह से टेम्परेचर यहाँ पे अफेक्ट करता है। और तीसरी इंपॉर्टेंस ये है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है डायरेक्टली रिलेटेड होती है टेम्परेचर से अर्थ एयर के, है ना। ये अफेक्ट करती है क्या नेचर है, क्या टाइप है, किस तरह के क्लाउड बनेंगे, किस तरह का प्रेसिपिटेशन होगा, है ना। देखे होंगे जाड़े के क्लाउड, बरसात के क्लाउड अलग हैं, है ना, और आपकी गर्मियों में अलग तरह का है, साफ आसमान है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अफेक्ट करता है। तो भाई टेम्परेचर जो है इसकी इंपॉर्टेंस की हमने यहाँ पे बात करी। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे
कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। भाई कुछ फैक्टर्स ऐसे भी तो होंगे ना कि जो टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करते होंगे, चेंजेस लाते होंगे। तो उसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे लैटिट्यूड का। ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 में सारी बातें पढ़ी थी लैटिट्यूड वगैरह के बारे में कि अर्थ का इंक्लाइंड है। अर्थ आप जानते हो हल्का सा अपने एक्सिस से हल्का सा यूं टेढ़ा है ना, इंक्लाइंड है ना, हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ थोड़ा सा इंक्लाइंड है अपने एक्सिस पे। तो इसकी वजह से मिड डे सन ऑलमोस्ट खोपड़ी पे होता है, आपके हेड पे होता है विद इन द ट्रॉपिक्स, बट द सन रेज रीच द अर्थ एट द एंगल आउटसाइड द ट्रॉपिक्स। अब देखो क्या होगा कि जब दोपहर का समय होगा तो ट्रॉपिकल जो एरिया है ना, आपके जितने भी इक्वेटर के आसपास के एरिया होंगे, जो भी होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सन है वो एकदम ओवरहेड होता है ना, ओवरहेड होता है। और यहाँ पे बाकी जो है, अगर बाकी बात करें तो इस तरीके से कुछ स्लैंटिंग टाइप की रेज में पहुंचेंगी। तो टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर डिमिनिशेस फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन्स टू द पोल्स। तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे सन है अगर, तो यहाँ सन रेज क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दूर पड़ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस है, यहाँ तो एकदम सर पे ही इक्वेटर पे पड़ रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जो पोल्स में टेम्परेचर होता है वो कम होता है ना। तो ये बात यहाँ पे होती है। तो जो है लैटिट्यूड का यहाँ पे डिफरेंस होता है। ये शो करता है कि जो दो बैंड हैं रेस की जो सन से आ रही हैं, दो डिफरेंट लैटिट्यूड में अर्थ सरफेस के, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये लैटिट्यूड का मतलब क्या, लेटी हुई लाइन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो ये रेज आ रही हैं, इनको शॉर्ट डिस्टेंस पड़ रहा है, तो यहाँ पे सन का टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका लॉन्ग डिस्टेंस पड़ रहा है, या आप कह सकते हो इस तरह से गई तो ये भी जो है वो थोड़ी टिल्ट हो गई। आधी तो हवा जो है वो एटमॉस्फेयर ने ले ली, आधी जो मतलब सन रेज आधी एटमॉस्फेयर ने ले ली, आधी वाटर वेपर ने ले ली, बाकी थोड़ी सी जो है वो आके इसमें पड़ गई तो पड़ गई, है ना। तो ये वाली सीन यहाँ पे होता है, लैटिट्यूड का यहाँ पे डिफरेंस इस तरह से आया। एक सेकेंड, अब यहाँ पे जो लेग्स हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किससे अफेक्ट करता है, एल्टीट्यूड से। अब एल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि हाइट जितना ऊपर जा रहे हैं उतना क्या मामला होगा। तो देखिए एटमॉस्फेयर आप जानते हो मेनली कंडक्शन से हीट होता है अर्थ की। तो ये माना जाता है कि जो प्लेसेस, जो जगहें अर्थ के सर्फेस के पास हैं वो ज्यादा जो है वो गर्म होंगी। अगर आप कंपेयर करो ऊपर की जगहों से, तो आप क्या पहाड़ पे घूमने जाते हो ना, तो ऐसे समझिए पहाड़ों पे घूमने जाते हो ना आराम से, तो क्यों जाते हो कि वहां ठंडा होता है, और यहाँ क्या है, प्लेन्स गर्म है ना। तो ये डिफरेंस होता है। और ये आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग हाइट अबव द सी लेवल। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, है ना, डिक्रीज करता है। तो ये जो रेट है डिक्रीज का विद एटीट्यूड, इसे लैप्स रेट बोलते हैं बच्चों। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। ये जो रेट है जिससे टेम्परेचर कम हो रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं। ठीक है, लैप्स रेट बोलते हैं। ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, मतलब एक जैसा नहीं होता, ये जगह से जगह पे डिपेंड करता है और सीजन से सीजन पे भी डिपेंड करता है। अब समझो यहाँ पे नैनीताल के ऊपर अगर आप जाओगे और एक आप चले जाओ उधर औली साइड पे, या आप मसूरी साइड पे, है ना, तो यहाँ पे भी आपको हिमाचल साइड पे, तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा पहाड़ गए हो तो आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पे है वही पहाड़, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंस टेम्परेचर में भी देखने को मिलेगा। तो हर जगह का अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि इतना चढ़े तो बस इतना ही होगा। पहाड़ों पे तो टेम्परेचर चेंज भी हुआ करता है ना। तो यहाँ पे ये बात होती है, और सीजन से सीजन ये चेंज भी करता है, बट सारे पर्पसेस के लिए ये माना गया है कि यहाँ पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में की कमी देखने को मिलती है जैसे आप 300 फीट ऊपर जाते हो, है ना। या आप कह सकते हो 0.6 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिलती है अगर आप पर 100 मीटर, जितना भी आप 100 मीटर ऊपर जाओगे तो 100 मीटर पे आप 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो यहाँ पे आपके टेम्परेचर में कमी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो ये यूजुअली ज्यादा होता है समर में अगर विंटर से कंपेयर करो तो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अगर मान लीजिए टेम्परेट लैटिट्यूड है समर के टाइम पे, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 280 फीट अगर आप ऊपर जाओगे तो इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से, टेम्परेट रीजन में बता रही हूँ मैं। ठीक है, और अगर विंटर की बात करें तो आप जब 400 फीट ऊपर जाओगे तब आपको देखने को मिलेगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में कमी, है। तो ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे चीजें यहाँ पे होती हैं। क्लियर है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे तीसरा जो है वो जो अफेक्ट करता है वो है यहाँ पे कॉन्टिनेंटैलिटी।
ठीक है, कॉन्टिनेंटैलिटी यहाँ पे अफेक्ट करती है। तो ये क्या है, तो देखिए लैंड की जो सरफेस है वो गर्म हो जाते हैं, फटाक से गर्म होते हैं ना। अगर आप पानी से कंपेयर करो बच्चों, तो मैंने बताया ना लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्यों चलती है, क्योंकि लैंड वो जल्दी गर्म हो जाती है और जो सी है वो ठंडी रहती है, वो देर में गर्म होती है। तो यहाँ पे क्या होता क्या है कि जल्दी गर्म हो जाती है, तो बिकॉज ऑफ हायर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्योंकि भाई क्या होता है कि भाई पानी देर में गर्म हो रहा है ना, तो इसमें क्या होता है कि 1/3 इट, in other words, it required only 1/3 as much energy to raise the temperature of a given volume of land by 1 degree Fahrenheit। इसमें क्या है कि सिर्फ 1/3 1/3 खाली जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है अगर आपको एक किसी लैंड का टेम्परेचर रेज करना है, बढ़ाना है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से, समझे। अगर आपको किसी कोई ज़मीन है, ज़मीन का अगर आपको टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाना है, तो उसको आपको 1/3 एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप कंपेयर करोगे पानी से, है ना। अगर मान लीजिए उतने ही पानी जो है, मान लीजिए कि इतनी लैंड है और हमने कुछ उसी हिसाब से पानी लिया, तो यहाँ पे अगर इसमें 90 जो है चीज लग रही है, तो इसमें 1/3 ही लगेगी, इसमें 30 ही लगेगी, समझ रहे हो आप। तो लैंड जल्दी आप 1/3 एनर्जी में ही गर्म हो जाएगी कंपैरेटिवली टू वाटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो दिस अकाउंट फॉर अ वार्मर समर्स, कोल्डर विंटर्स एंड ग्रेटर रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स एज कंपेयर्ड विद द मैरीटाइम डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपको चेंजेस वगैरह देखने को मिलते हैं कि भाई अगर आप पानी वाले एरिया को देखो, अगर आप देखो जाके यहाँ पे मेन कॉन्टिनेंटल वाले एरिया में, तो यहाँ पे चेंजेस टेम्परेचर में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब सारे सर्फेसेस यहाँ पे होते हैं ना, हायर वाटर की हायर स्पेसिफिक हीट है, ज़्यादा इवेपोरेशन होता है ना, और लैंड जो है उसकी लोअर स्पेसिफिक हीट होती है ना। तो ये सारी बातें होती हैं, लेस इवेपोरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे तीसरी बात करेंगे, यहाँ पे इसका जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर को, उसका नाम है ओशन करेंट्स एंड विंड्स, है ना। तो ओशन करेंट्स एंड विंड्स कैसे अफेक्ट करती हैं जानते हैं। तो दोनों ही, चाहे ओशन करंट्स हो चाहे विंड्स हो, इसको टेम्परेचर को अफेक्ट जरूर करते हैं। कैसे, अपने हीट को इधर से उधर करके, या ठंडी को, कोल्डनेस को इधर से उधर करके, है ना। भाई क्या है, हवाएं चलती हैं, तो क्या होता है कि भाई कहीं से क्या होता है कि भाई हम लोग क्या कहते हैं कि अरे यार ठंडक हो रही है, लगता है हिमाचल में या हिमालय में या उधर साइड बर्फ गिरी है ना, तो यहाँ पे तक ठंडक आई है ना। तो क्या है कि ये विंड से ही तो आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप हो रहा है सब कुछ, विंड से ही तो, विंड ही तो है जो इधर से उधर कर रही है। और अगर हम उसमें बात करें ओशन करेंट्स में, तो भाई क्या है, नीचे का गर्म पानी ऊपर आ रहा है, फिर उसके बाद ऊपर का ठंडा पानी नीचे जा रहा है। तो ये ओशन करेंट्स में भी बहुत काम की चीज होते हैं, ओशन करेंट्स और विंड्स दोनों ही। तो ओशन करंट जैसे कि आपका गल्फ स्ट्रीम हो गई, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गए, है ना, ये क्या करते हैं, अपनी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट को गर्म कर देते हैं वेस्टर्न यूरोप की, है ना। और उनका जो पोल्स होते हैं वहाँ पे वो आइस फ्री होते हैं, यहाँ पे जो है वो बर्फ नहीं जमती, तो आसानी से पोल्स पे शिप वगैरह यहाँ पे इधर उधर जा सकती हैं, है ना। पोल जो कि सेम लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, बट कोल्ड करंट्स वहां पे अगर चल रहे हैं, जैसे कि कोल्ड लैब्राडोर करंट जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट कनाडा में पड़ेगा, ये बहुत टाइम तक जमा, मतलब क्या कहते हैं, सेवरल मंथ्स तक जो है वो फ्रोजन रहते हैं वहां पे, वो ऐसे पोर्ट्स जो होते हैं। तो यहाँ पे ओशन करंट्स का बहुत बड़ा रोल है। और ओशन करंट्स में बताऊं तो यहाँ पे समर का टेम्परेचर भी कम कर देते हैं ओशन करंट्स, है ना, क्योंकि भाई लैंड ब्रीज सी ब्रीज में पहले बार बताई कि भाई अगर जमीन गर्म भी हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पानी ठंडा होगा तो जमीन को नॉर्मल करता रहेगा। तो यहाँ पे अगर गर्मी बहुत ज़्यादा भी पड़ रही है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सारी बातें हैं। और जो वेस्टर्लीज हैं जो कि आती हैं, ब्रिटेन आती हैं, नॉर्वे आती हैं, ये ठंडी करती हैं विंड्स को समर में, और वार्म विंड्स को विंटर में। ये ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, और यहाँ पे ये वेस्टर्लीज वगैरह क्लाइमेट को मेंटेन रखती हैं। कुछ लोकल विंड्स भी होती हैं, जैसे कि फोन, चिन्हूक, सिरोको, मिस्ट्रल, है ना, ये भी चेंजेस लेकर आती हैं टेम्परेचर के अंदर, है ना। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद आगे बात अगर हम करेंगे, तो यहाँ पे स्लोप, शेल्टर एंड एस्पेक्ट, है ना, स्लोप, शेल्टर एंड एस्पेक्ट। तो अगर हम ये बात करें, तो एक और ये फैक्टर ही है इसका जो इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर को। तो देखिए, अगर स्टीप स्लोप है, अगर मान लीजिए स्टीप स्लोप है, तो यहाँ पे इसमें ज्यादा चेंज आपको टेम्परेचर में देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली टू जेंटल स्लोप, ठीक है। माउंटेन रेंजेस वगैरह जो होती हैं, जो कि आपको जिसका ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट होता है, जैसे कि एल्प्स वगैरह, इसमें ज्यादा टेम्परेचर होता है
है ना, ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह आपको देखने को मिलता है। साउथ फेसिंग सनी स्लोप, मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे क्या होता क्या है कि जैसे अगर बहुत एकदम स्टीप स्लोप है, यहाँ पे सूरज पड़ रहा है भयानक तरीके से, पूरे में एकदम कवर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा ना। कॉन्सेप्ट लगाइएगा यहाँ पे, कॉन्सेप्ट आप लगाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक ये हिस्सा है यहाँ पे पूरी तरीके से जो है वो पूरा कवर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, है ना। तो जो इंसोलेशन ज्यादा होगा, इंसोलेशन का मतलब जो जो हीट यहाँ अर्थ में आ रही है वो ज्यादा हो जाएगी, है ना। साउदर्न स्लोप में ये बेटर सूटेड, मतलब यहाँ पे तो नहीं हो रही, लेकिन ये जो ये वाला एरिया है यहाँ पे नीचे की तरफ के एरिया में ज्यादा कवर कर रहा है सन, है ना। तो जो ज्यादा इंसोलेशन होगा तो ये जो है वो वाइन कल्टीवेशन यहाँ पे आप कर सकते हो, ज्यादा जो है वेजिटेटिव कवर बहुत अच्छे से कर सकते हो, मतलब सब्जियां वब्जियां उगा लो, है ना। और यहाँ पे ज्यादा सेटलमेंट बेटर यूटिलाइज होते हैं शेडी स्लोप में। तो हिली एरियाज में जहाँ पे गर्म वाला दिन होता है, हॉट डे होता है, उसके बाद फिर एक धीमे धीमे क्लाउड आने लगते हैं, रात में धीमे धीमे एयर बहुत ठंडी हो जाती है, फटाफट से काम होता है ना, और कोल्ड एयर चलने लग जाती है धीमे 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 धीमे। तो वैली के टाइम वैली में तो इससे क्या है कि यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे एक गर्म हवा फिर ऊपर की तरफ जाएगी, है ना, फिर टेम्परेचर यहाँ पे वैली का कम हो जाएगा, है ना, तो ऊपर जाएगी फिर ठंडी होकर नीचे आएगी, तो ये सब चीजें भी चलती रहती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है लैप्स रेट का, हैज गिवन टेक्स प्लेस, है ना। यहाँ पे क्या हो कह रहा है कि जो लैप्स रेट हमने आपको क्या बताया था, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे टेम्परेचर कम होने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहाड़ों पे क्या होता क्या है, वैलीज के टाइम पे क्या होता क्या है, जैसे सपोज करो बच्चों की इस तरीके से कोई चीज है, तो यहाँ पे काम एयर रह रही है और एयर यहाँ की तरफ शिंक करती है, यहाँ की तरफ शिंक करती है, तो होता क्या है कि ऊपर ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है और फिर रात में नीचे जो है वो कमी टेम्परेचर में देखने को मिलती है। तो इस जगह पे वैली में यहाँ पे आपको टेम्परेचर की कमी देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पे रिवर्स जो लैप्स रेट होता है ना, मैंने बताया था ना ट्रोपोस्फेयर में लैप्स रेट क्या है, तो रिवर्स जो लैप्स रेट होता है बच्चों, तो इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। ये बात भूलिएगा नहीं, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, जो नेक्स्ट इसका फैक्टर है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। तो देखिए यहाँ पे आपको टेम्परेचर में डिफरेंस तो देखने को मिलेगा। अगर कोई खाली ग्राउंड पड़ा है, अभी इसी में देखिए तो पीछे एक इमेज लग रही है, अभी खाली ग्राउंड पड़ा है और इधर कुछ पेड़ लगे हैं, तो इनमें आप भी जानते हो हम भी जानते हैं कि अगर पेड़ लगे हुए हैं और कहीं पे एक बंजर जमीन पड़ी हुई है तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो अगर मान लो कि भाई कहीं पे बहुत पेड़ हैं बढ़िया चौकस है, तो वहां टेम्परेचर तो बढ़िया ही होगा, और वही जगह एकदम बंजर जमीन है, सिर्फ सूरज चमक रहा है, तो टेम्परेचर वहां का बहुत हाई होगा। तो देखिए अगर जहाँ पे जैसे अमेज़न फॉरेस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, अमेज़न के जंगल जो होते हैं, है ना, इतना ज़्यादा जो कट रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा इंसोलेशन आ रहा है, सनलाइट जो है वो मतलब ऐसे समझिए, अगर हम वो सब कॉन्सेप्ट हटा दें, तो देखिए जो अमेज़न की जो फॉरेस्ट है इसमें क्या है कि फॉलेज बहुत ज़्यादा है, मतलब ये देखिए पेड़ है ना, इनकी कैनोपीज एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एकदम लाइन से यहाँ पे क्या होता है कि खूब सारे फॉरेस्ट है। तो जो यहाँ पे सन है ना, सन की जो रेज होती हैं, इनकमिंग जो इंसोलेशन है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल में क्या होता है कि जंगल के नीचे तक नहीं जा पाता, है ना, नीचे तक नहीं जा पाता, सनलाइट कभी ग्राउंड तक आती ही नहीं है, कभी आती ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, ये इट इज इन फैक्ट कूल इन द जंगल एंड इट्स शेड टेम्परेचर इज फ्यू डिग्री लोअर देन दैट ऑफ ओपन सर्फेस करस्पॉन्डिंग लैटिट्यूड। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये इतने सारे जो पेड़ होते हैं, तो यहाँ पे सनलाइट कभी नीचे तक जाएगी ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफी ठंडा होता है, बहुत ही कम होता है, अगर आप कंपेयर करो कोई ऐसी जमीन से जहाँ पे पेड़ ही नहीं है, समझ लो। तो दिन के टाइम पे क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वो अपना वाटर लूज करते हैं ईवो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ताकि एयर जो है ऊपर की जो एयर है वो यहाँ पे इस यहाँ की जो एयर है वो ठंडी रहे, है ना, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मिस्ट फॉग जो है वो बन सकता है। और लाइट सॉइल्स जो है, अगर मैं सॉइल की बात करूँ, नेचुरल वेजिटेशन तो मैंने बताया आपको किस तरीके से अमेज़न फॉरेस्ट यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। फिर अगर मैं लाइट सॉइल की बात करूँ तो ज़्यादा ये हीट को रिफ्लेक्ट करेंगे दैट डार्कर सॉइल। आपको पता है ना कि ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को बहुत एब्जॉर्ब करता है, काला कलर, और व्हाइट कलर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे ही जो हल्के रंग के जो सॉइल होते हैं, जो हल्के रंग के जो आपके क्या कहते हैं मिट्टी होगी, ये हीट जो है वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगी, लाइट कलर जो है रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है अगर आप कंपेयर करो डार्क कलर वाले सॉइल से, है ना। डार्क कलर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं हीट को, है ना। तो ऐसा जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर में वेरिएशन लाता है कि कहीं पे अगर मान लीजिए बहुत ही डार्क कलर का सॉइल है तो वहाँ के टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, कहीं पे लाइट कलर का सॉइल है तो वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कम होगा, है ना। तो जैसे कि आपका चेंजेस वगैरह होते रहते हैं, जहाँ पे फेट सॉइल जैसे कि क्ले वगैरह, इनमें
मॉइस्चर ज़्यादा आता है ना, ये आपका गर्म फटाफट हो जाती हैं, कूल भी धीमे धीमे होती हैं। मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जब किसी भी सॉइल में अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो अभी आप दिमाग लगा लो अपना कि कोई भी सॉइल में अगर पानी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है तो क्या होगा। हमने क्या बताया था सी में कि सी का टेम्परेचर बहुत ही देर में राइज होता है ना, और लेकिन जो है वो कूल जो है वो बहुत देर में होता है और राइज भी बहुत देर में होता है। यही सब काम जो है फिर सॉइल के साथ हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट रहेगा टेम्परेचर के बाद प्रेसिपिटेशन, है ना। तो आइए प्रेसिपिटेशन को डिस्कस करा जाए। तो सबसे पहले बात करिए कितने तरह की प्रेसिपिटेशन होती हैं बच्चों। तो अगर एयर को सही से ठंडा करो, आप ड्यू पॉइंट के नीचे ठंडा करो, तो छोटे छोटे ड्रॉप जो है पानी के वेपर के, है ना, वाटर वेपर के, ये कंडेंस हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स, है ना। कंडेंसेशन का तो मतलब जानते होंगे ना, एकदम जब फ्रिज की बोतल बाहर निकालते हो आप, जब एकदम ठंडी ठंडी जब एटमॉस्फेयर में रखते हो तो क्या होता है, छोटी छोटी बूंदे बन जाती है ना फ्रिज की बोतल के बाहर, तो उसे हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना। तो जब ये ऐसा जब होता क्या है कि जब आपकी जो एयर है वो ठंडी हो जाती है, ड्यू पॉइंट के नीचे चली जाती है, तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट जो होती हैं वाटर वेपर की, ये कंडेंस हो जाती हैं डस्ट पार्टिकल्स के आसपास, है ना। और ये बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हो कि लेवल पे बहुत बड़े बड़े मासेस में, है ना, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट जो है वो बहा करती हैं हमारे ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में, है ना, फ्लोट करा करती हैं, है ना। और आइस क्रिस्टल के फॉर्म में भी होती हैं। अगर आप बहुत ऊपर चले जाओ, पहाड़ों के ऊपर बहुत ऊपर, तो आइस क्रिस्टल के फॉर्म में भी तैरा करती हैं। और यही यहाँ पे बच्चों क्या फ्लोट फॉर्म करती हैं क्लाउड्स, ठीक है। ये जो बादल को है यही बनाती हैं। और हमने क्लाउड्स को डिस्कस भी करा है पुराने चैप्टर्स में कि सिरस होते हैं, क्यूमुलस होते हैं, स्ट्रेटस होते हैं, है ना, उसमें भी पार्ट्स होते हैं। तो कैसे कौन से देखने में लगते हैं, तो प्लीज पुराने चैप्टर्स जो हैं वो देखते हुए आइएगा जीसी लियोन के ही, ठीक है। तो जब कंडेंसेशन होती है ग्राउंड लेवल पे बिना किसी नेसेसरली मतलब बिना किसी नेसेसरी की वजह से, तो इसमें क्या है, जब कंडेंसेशन ग्राउंड लेवल पे हो जाएगी, आपके जो है वो एटमॉस्फेयर में होगी, नीचे होगी, बहुत करीब होगी, तो इससे क्या होगा, कंडेंसेशन होगी तो यहाँ पे रेन होगी, है ना, बारिश तो होगी ना, पानी वाले बादल आते हैं तो पानी बरसाते हैं, है ना, मिस्ट, फॉग, है ना, हेज, कुछ भी फॉर्म होगा। अब जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे, हायर लैटिट्यूड में जाने लग जाओगे, और या लैटिट्यूड या एटीट्यूड आप पहुंचोगे, तो जहां पे कंडेंसेशन वाटर वेपर की होती है एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर में, जो कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है, ऐसे टेम्परेचर में होती है जो कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है, तो वहां पे क्या होगा, जब एकदम ठंडी ठंडी बर्फ फॉर्म होगी ना वहां पे, तो जब बर्फ फॉर्म होगी तो वहां पे स्नोफॉल होगा, है ना, या हल्का हल्का फ्लेक्स में होगा, या आइस के क्रिस्टल्स गिरेंगे खूबसूरत खूबसूरत, समझ रहे हो आप। तो ऐसा कुछ होता है। अगर जो ये मॉइस्ट एयर है ये पहुंची एटमॉस्फेयर में, वाटर ड्रॉपलेट जम गई, आइस स्प्रेड्स बने, तो यहाँ पे ये हेल के तौर पे नीचे आती, हेल स्टॉर्म्स आते हैं वहां पे, है ना। तो ऐसा कुछ होता है। अब देखिए आइस स्प्रेड जो है वो आपके फ्रोजन रेन ड्रॉप्स में होते हैं, मेल्टिंग होती है, फिर से रीफ्रीजिंग होती है, फिर से मतलब मेल्ट हुए, फिर से फ्रीज हुए अपने तरीके से, इसकी वजह से यहाँ पे स्लीट फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये सब दिया हुआ है, ये स्नो है, ये रेन है, ठीक है, ये हेल है, ये स्लीट है ना। इट इज ओनली व्हेन ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड coalesce into larger droplets 0.2 mm and 6 mm that rain falls, है ना। जब ऐसा कुछ होता है कि ड्रॉपलेट यहाँ पे बढ़ जाती हैं, मोटी मोटी बूंदें हो जाती हैं, तब यहाँ पे रेनफॉल होता है। तब रेनफॉल होता है तो हम रेनफॉल की भी बात करते हैं। आइए यहाँ पे रेनफॉल की बात करेंगे। कुछ यहाँ पे 3 तरीके के रेनफॉल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला रेनफॉल जो है वो होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो देखिए ये जो रेनफॉल होता है ये कॉमन है ना, कॉमन है। जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे होता है, चाहे दिन के टाइम पे हो सकता है, जैसे कि ट्रॉपिक में होता है ना, ट्रॉपिक्स वगैरह मतलब इक्वेटर की जगह पे, या फिर आप गर्मियों के टाइम पे देख लो, बाकी सारे एरियाज में गर्मियों के टाइम पे आपको मिल जाएगा ये। तो अर्थ का जो सरफेस होता है ये कंडक्शन से गर्म हो जाता है ना। मॉइस्चर जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ा, है ना, और यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो कंडेंस हुआ, है ना, और यहाँ पे एयरवे जो है और एक्सपैंड हुआ, काफी लाइट हुआ। एयर जो है वो एयर राइज करी, ऊपर की तरफ बढ़ी ना, ये गरम गरम हवा ऊपर गई, कन्वेक्शन करंट हुए, बहुत लंबे वक्त तक गर्म जब होती है, तो हमने बताया ना कि जो गर्म हवा होती है, हॉट सरफेस जब होता है तो गर्म हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे होना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते वाटर वेपर जो है वो यहाँ पे कंडेंस हुई। ये देखिए इमेज में आप देख सकते होंगे, ये देखिए यहाँ पे कंडेंस हो गई, है ना। और यहाँ पे जो है वो क्या हुआ कि यहाँ पे क्यूमुलो निम्बस
क्लाउड्स बने हैं, है ना। इसमें वर्टिकल एक्सटेंशन होता है इसका, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्यूमुलनिम्बस क्लाउड्स यहाँ पे बनते हैं। और ये मैक्सिमम जो है वो आफ्टरनून, दोपहर के वक्त पहुंचती है। और कन्वेंशनल सिस्टम अच्छे से बढ़िया से ये देख लें यहाँ पे डेवलप हो जाता है ना। मॉइस्ट एयर ये ऊपर आई, हॉट सरफेस में ली, ऊपर हो गए प्रॉपर। यहाँ पे जो है वो कौन से क्लाउड बने हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया दोपहर के समय, आफ्टरनून के समय। फिर हॉट राइजिंग, ये जो गर्म गर्म हवा है ये ऊपर की तरफ बढ़ी, इसकी बहुत कैपेसिटी है। हमने आपको क्या बताया कि जो बहुत गर्म हवा होती है उसके पास कैपेसिटी भी बहुत होती है अपने अंदर मॉइस्चर को रखने की, है ना। तो अपने अंदर ये बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स को कैरी करके चल रही है ना। और बहुत रिलेटिव ह्यूमिडिटीज की रीजन जो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी के हैं वहां पे आई। और जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ बढ़ी अब वो ठंडी होने लग गई। भाई ठंडी होने लग गई ना, अब यहाँ से तो बहुत कैपेसिटी थी, अब ऊपर जाएगी तो ऊपर का तो जो है वो एटमॉस्फेयर ठंडा है, तो यहाँ पे ठंडी होने लग जाती है। और ठंडी होते होते क्या होगा कि यहाँ पे अब इसकी कैपेसिटी कम होने लग गई, सैचुरेट हो गई है, पूरी तरह से भर गई। और बूम भड़ाका बूम, यहाँ पे क्या हुआ कि ये लाइटनिंग हुई और थंडर हुआ और ये सारा बारिश हो गई। तो देखिए जो समर शावर्स होते हैं टेम्परेट रीजन में इक्वली हैवी होते हैं, अगर आप देखो तो ओकेजनल जो थंडर स्टॉर्म होते हैं उससे ही। और ये सारे जो आपका रेन वगैरह के होते हैं ये ऐसा नहीं है पूरी तरीके से यूजफुल है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि रेन जो होती है ये इतनी इंटेंस होती है कि इसकी वजह से हो सकता है कि इतनी भयानक तरीके से रेन होती है कि बच्चों ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा जो एग्रीकल्चर है उसमें जो सॉइल है वो फटाफट बह के चला जाए, या प्लांट को इतनी तेज रेन लगे, इतनी बड़ी बड़ी बूंदे पड़े कि पौधे ही खराब हो जाएं। तो ऐसा नहीं है कि हर रेन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, रेनफॉल का दूसरा जो मेजर तरीका है रेनफॉल का वो है ओरोग्राफिक या फिर रिलीफ रेन, है ना। तो इसमें क्या होता क्या है कि ये कन्वेक्शन रेन के विपरीत होती है ना, जिसमें जैसे कन्वेक्शन करंट की वजह से हुआ कि भैया यहाँ पे कन्वेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई नीचे हवा गर्म होती है तो ऊपर जाती है ना। लेकिन यहाँ पे ये उसका अलग है, इससे अलग है। जो ओरोग्राफिक रेन है ये फॉर्म होती है जहां पे भी मॉइस्ट एयर फोर्स हो जाए कि ये टू असेंड अ माउंटेन बैरियर। अब ये माउंटेन बैरियर के ऊपर जहां पे भी जो है वो ये बढ़े, रेन यहाँ पे पहुंचे। तो अब देखिए ये बेस्ट डेवलप्ड आपको विंडवर्ल्ड स्लोप पे मिलेगी। विंडवर्ल्ड स्लोप का मतलब देखिए यहाँ पे जो है जहाँ पे भी लग रही है आपको वो जहाँ पे भी हवा जो है लड़ रही है वहां पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। और ये आपकी विंडवर्ल्ड स्लोप में दिखेगी माउंटेन्स के, जहाँ पे प्रिवेलिंग मॉइस्चर लिडन विंड जो है वो सी से आ रहे हैं ना, ऐसे हवा जो है सी से जो ऊपर की तरफ आ रही है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एयर जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ती है और इसलिए वहां पे ठंडी होती है, फटाफट ठंडी होती है और ज्यादा एक्सपैंड होती है, हाई एल्टीट्यूड में बढ़ती रहती है। और ये ऊपर जो है वो जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है वैसे वैसे ये यहाँ पे जो है वो बढ़ती जाती है और ऊपर जाएगी ठंडी हो जाएगी, कंप्लीटली सैचुरेट हो जाएगी, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी 100% हो जाएगी। कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे और उसी के साथ रेन हो जाएगी, है ना। तो ये कॉज होती है भी कैसे होती है, रिलीफ ऑफ अ लैंड से। इसलिए इसको रिलीफ रेन भी बोलते हैं। इट इज कॉज बाय रिलीफ ऑफ अ लैंड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिलीफ रेन भी बोलते हैं। ज्यादातर जो प्रेसिपिटेशन आपको विंडवर्ल्ड साइड पे मिलेगा नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेस्ट मलेशिया के, है ना, या फिर आपको वेस्टर्न न्यूजीलैंड में, वेस्टर्न स्कॉटलैंड, वेल्स में, आसाम हिल्स में मिलेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर मैं बात करूँ तो, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से अगर बढ़े ऊपर की तरफ गए, यहाँ पे कंडेंस वाटर वेपर हुई, यहाँ पे हो गई बारिश। क्लियर है। और जिसका तीसरा टाइप है, एक सेकेंड, जिसका तीसरा टाइप है वो है हमारा साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन। तो साइक्लोनिक और फ्रंट, अच्छा कुछ बातें मैं इसके बारे में और बता दूं, है ना, थोड़ा सा और बता दूं आपको। तो देखिए देखिए यहाँ तो हमने बात कर ली, यहाँ पे जो ये हमने बात करी आपका ये विंडवर्ड साइड से ऐसा होता है ना। अगर मैं लीवर्ड साइड की बात कर लूं एक बार को, तो एक डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड में, इसकी वजह से क्या होता है ना, इसमें दोनों ही प्रेशर बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, एयर कंप्रेस हो जाती है, गर्म हो जाती है ना। और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी। एरिया जो होता है ये लीवर्ड साइड का, हिल्स का, इसको हम लोग रेन शेडो एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसे हम लोग रेन शेडो रीजन या फिर रेन शेडो एरिया बोलते हैं, है ना। तो इसमें आपका रेन शेडो अफेक्ट होते हैं। आप बताएं आपको तो कैंटरबरी प्लेन आपके साउथ आइलैंड में पड़ते हैं, आपका न्यूजीलैंड के अंदर, और आपका वेस्टर्न स्लोप जो नॉर्थन एंड सेंट्रल एंडीज की है ना, कई सारे दूसरे एरियाज में। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो
तीसरा है वो है साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल, है ना। तीसरा रेनफॉल क्या है, साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल, तो साइक्लोन से बना हुआ, समझ रहे हैं, तो साइक्लोनिक। तो ये रेनफॉल पूरी तरह से रिलीफ से मतलब नहीं है, इसको कन्वेक्शन करंट से मतलब नहीं है, ये एकदम कंप्लीटली अलग है ना। ये जो है वो आपका पूरी तरह से साइक्लोनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स जो आते हैं ना उससे रिलेटेड होता है ना। टेम्परेचर रीजन्स में आपके या फिर ट्रॉपिकल रीजन्स में साइक्लोन वगैरह होते हैं, आप जानते हैं ट्रॉपिक्स में तो बहुत सारे साइक्लोन्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ये आपका जब कन्वर्ज होती हैं, जो मिलती हैं, दो डिफरेंट एयर मासेस मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के मिलते हैं, है ना, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दूसरी चीजें मिलती हैं। और जो है कोल्ड एयर, जो ठंडी हवा होती है, वो भारी होती है, डेंस होती है, तो ये आपके जो है वो ग्राउंड के पास ही रहेगी, जमीन के पास ही रहती है ठंडी हवा जो होती है। जो वार्म एयर होती है वो हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है, और ऊपर की तरफ बढ़ती है, और उसके बाद क्या होता है, प्रेशर यहाँ पे मतलब बढ़ते वक्त यहाँ पे प्रेशर कम हुआ, एयर और एक्सपैंड हुई, ठंडी हुई, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो नीचे वाली हवा थी, नीचे वाली हवा फिर से बच्चों ऊपर जाने लगी, और मतलब ठंडी हवा ने इसकी जगह ली, फिर ये गर्म हवा जो है ठंडी हो गई, ऐसे आई, और यहाँ पे बहुत भयानक यहाँ पे साइक्लोन चलने लगा। ठीक है, तब साइक्लोन चलता है यहाँ पे प्रॉपर, तो आपका प्रेशर मैंने बताया, तो इससे क्या होता है कि साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेन यहाँ पे होती है ना। तो जितना हैवी, जितना कोल्ड एयर मासेस होंगे, तो इसकी वजह से पुशअप करेगा ये वार्मर या फिर लाइटर एयर को, और इसका यहाँ पे फिर से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे साइक्लोन्स वाला प्रोसेस है, जहाँ पे यहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल होते हैं, ऊपर गया लो प्रेशर हुआ, तो ऐसे यहाँ पे चीजें होती हैं। तो अभी इस वाले के लिए हम यहाँ ही तक करते हैं, और सेकंड पार्ट जो आपके लिए लेकर आएंगे उसमें हम यहाँ पे बाकी कवर कर लेंगे चैप्टर। तो अगर आपको लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुझे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन बटन से आप प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।